हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में बात करेंगे। हुमायूं, जिसका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मिर्ज़ा था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मृत्यु के पश्चात 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठा था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर को हो चुकी थी, परंतु उसके 4 दिन बाद गद्दी पर बैठने का एक कारण मुख्य था, वह यह कि बाबर का प्रधानमंत्री खलीफा हुमायूं के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था और वह उसके एक करीबी रिश्तेदार को गद्दी पर बैठाना चाहता था, और इस षड्यंत्र के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी और इस कारण से 4 दिन की डिले के पश्चात हुमायूं गद्दी पर बैठा था। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसी में से एक कठिनाई खलीफा का षड्यंत्र था, और ये जो कठिनाइयाँ यहाँ से प्रारंभ हुई वह आगे चल कर के भी उसके साथ में बनी रही। हुमायूं की कठिनाइयाँ आंतरिक के साथ साथ बाह्य भी थी, और स्वयं की, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर वीक थी, वह किसी भी चीज़ पे निर्णय पे जल्दी नहीं पहुंच पाता था। उसके कारण से उसकी कठिनाइयां भी बनी ही रहीं, और वह एक क्लियर डिसीजन के अभाव में निर्णय नहीं लेने के कारण अपनी नीति की क्रियान्विति ही नहीं कर पाता था। इसलिए उसको कई समस्याओं का कारण अपनी चारित्रिक कमज़ोरी के कारण ही भी करना पड़ा था। उसकी समस्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसके असफल रहने के कारण को ही पढ़ना है। तो हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों में हम उसकी समस्याओं की बात कर रहे हैं। पहले हम आंतरिक समस्या पर बात करेंगे। आंतरिक समस्या में उसकी कठिनाई का प्रमुख कारण मुग़ल साम्राज्य की अस्थिरता थी। बाबर की मृत्यु के समय में उसका साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो चुका था। मध्य एशिया में अक्सास नदी से लेकर के बिहार तक फैला हुआ था, और भारत में उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मालवा, बुंदेलखंड, पूर्व में बंगाल और उत्तर पश्चिम में अक्सास नदी उसकी साम्राज्य की सीमाएं होती थी। और यह सभी प्रांत बाबर के समय में ही जीत लिए गए थे और उसके एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा वे बन चुके थे। परंतु इन प्रांतों का शासन प्रबंध बाबर अपने समय में नहीं कर पाया था, और इनका शासन प्रबंध ढीला ही था। एक तो उसे जल्दबाजी में उसने इस प्रांतों को जीता था, अपनी सीमाओं का विस्तार किया था, विद्रोहों को दबाने के प्रयत्न में और अपने दुश्मनों को समाप्त करने की जल्दबाजी में उसने अपना साम्राज्य एकदम से ही बढ़ा लिया था। पर बाबर के पास समय नहीं बचा था, और इस कारण से वह अपने साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया था। दूरवर्ती जितने भी प्रदेश थे वे मुग़लों के शासन को एक नाम के लिए मानते थे, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता कायम कर ली थी और स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया था। ऐसी स्थिति में मुग़ल साम्राज्य, जो एक विशाल साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, हुमायूं के लिए सिरदर्द बन गया था, क्योंकि उसे पुनः उन जीते हुए प्रदेशों को अपने अंतर्गत संगठित करना था, और साथ ही साथ उनमें प्रशासनिक व्यवस्था को भी ठीक करना था। दूसरा कारण, मुग़ल सेना
और जो अमीर थे और जितने भी सैनिक थे, वो लोग क्योंकि बाबर के साथ इतने समय से लगातार जुड़े हुए थे, इसलिए उनका जो लॉयल्टी थी वह बाबर के प्रति अधिक थी। और दूसरी चीज़ ये कि सेना अलग अलग प्रजातियों का मिश्रण थी। उज़्बेक भी थे, ईरानी भी थे, तुर्की भी थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग अफ़गानी भी थे, मध्य एशिया की कई कबीलों के लोग भी उसमें सम्मिलित थे और भारतीयों को भी उसमें जोड़ लिया गया था। तो सेना जो थी इस समय अनेक डिफरेंट रेसेस की यानी कि प्रजातियों का सम्मिश्रण बनी हुई थी। और इन सैनिकों का हुमायूं के प्रति, क्योंकि हुमायूं के नियंत्रण में ये कभी रहे नहीं और हुमायूं के साथ में के नेतृत्व में कभी युद्ध नहीं करा, इसलिए इनकी व्यक्तिगत सिंसियरिटी जो थी वह हुमायूं के साथ नहीं थी। इसलिए अब हुमायूं को ऐसी परिस्थितियों को पैदा करना था ताकि वह इस सेना को अपने साथ में जोड़ सके और यह उसके नेतृत्व में युद्ध कर सके और वे उसको पूर्ण सहयोग भी दे सके। तीसरा कारण जो हम यहाँ पे देखते हैं वह है हुमायूं को जो राजकोष बाबर के द्वारा प्राप्त हुआ था वह रिक्त था। बाबर ने जिस प्रकार से लगातार युद्ध करे, दिल्ली लोधी पर जब उसका अधिकार हुआ तो उसको साम्राज्य के साथ साथ राजकोष भी प्राप्त हुआ था, परंतु इस राजकोष का उपयोग उसने व्यक्तिगत युद्धों में ही लगा दिया था। और जिस प्रकार से निरंतर युद्ध बाबर ने करे थे और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाया था, तो राजस्व को वह एकत्र नहीं कर पाया था। ऐसी स्थिति में राजकोष उसको लगातार खर्च करता रहा और वह खाली ही उसको प्राप्त हुआ था। हुमायूं के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। जैसा कि रशब्रुक विलियम्स ने भी लिखा है कि खाली राजकोष या आर्थिक अवस्था जिस प्रकार से अर्थ की व्यवस्था जिस प्रकार से हुमायूं को प्राप्त हुई थी, वह हुमायूं को की कठिनाइयों को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा सक्रिय कारण रही थी। चौथा कारण हम देखें तो हुमायूं के भाई जो थे वे ही उसके कठिनाइयों का मुख्य कारण बन रहे थे। बाबर ने अपनी मृत्यु के समय हुमायूं को यह आदेश दिया था कि वह अपने भाइयों के साथ में अच्छा व्यवहार करे। हुमायूं ने इसको अक्षरशः पालन भी किया था, परंतु हुमायूं को अपने भाइयों की सहायता मिलनी चाहिए थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसके भाइयों का सहयोग उसको प्राप्त ही नहीं हो पाया। हुमायूं के समेत वे 4 भाई थे। हुमायूं सबसे बड़ा था जो 23 वर्ष की उम्र का था, फिर कामरान था जो 17 वर्ष का था, अस्करी 15 वर्ष का था और हिंदाल 12 वर्ष की उम्र का था। अभी क्योंकि सभी छोटे थे और इन भाइयों में एका नहीं था। हुमायूं ने यह और गलती करी थी कि हुमायूं ने नहीं, बाबर ने यह और गलती करी थी कि उसने हुमायूं को यह आदेश दिया था कि अपने भाइयों के साथ में अच्छा व्यवहार करे तथा कामरान और हुमायूं के बीच में राज्य विभाजन भी कर दे, यानी यह आदेश भी उसको दिए थे। परंतु भाई चूँकि छोटे थे, एक्सपीरियंस भी उनका कम था, ऐसी अवस्था में असंतुष्ट जो अमीर थे उन्होंने हुमायूं का विरोध किया और अपरिपक्व भाइयों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करी। इस प्रकार से भाई
हुमायूं के अगेंस्ट हो गए और वे उसके साथ में विद्रोह की भावना और विरोध की भावना रखते थे। और जब मौका मिला इन भाइयों ने उसका उसके प्रति विद्रोह का रवैया ही रखा। ऐसी स्थिति में हुमायूं के भाई उसके सहायक की बजाय उसके विरोधी ही नज़र आए, जिसके कारण से उसकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ती गई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाबर के स्वयं के जो संबंधी थे, जो उज़्बेकिस्तान से उसके साथ में आए थे, यानी कि मध्य एशिया के कई वंशों के अमीर जो थे, जो फरगना और समरकंद से हट करके बाबर के साथ में भारत की ओर आ गए थे। इन अमीरों का खुद का भी ईगो इस समय टकरा रहा था। कईयों के साथ में बाबर ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और उनको संतुष्ट करने की कोशिश भी करी थी। इनमें से जो मुख्य थे वह था खुरासन का मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और ये दोनों ही तैमूर के वंशज थे। इसके अतिरिक्त मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा और प्रधानमंत्री खलीफा। बाबर चूँकि अपने संबंधियों के प्रति दयालु था और चूँकि वह शुरुआती दौर में था जहाँ अपने राज्य को स्थापित ही कर रहा था, युद्ध जीत करके साम्राज्य का विस्तार ही कर रहा था, तो इन महत्वाकांक्षी मिर्ज़ाओं को उसने युद्ध जीतने में अपना सहायक के रूप में शामिल किया था। ये लोग महत्वाकांक्षी थे और अपना नया राज्य भी पाना चाहते थे, परंतु बाबर ने उनको साम्राज्य को जीतने में उनका सहयोग लिया था। अतः उसका फ़ायदा वे अब हुमायूं से उठाना चाहते थे कि उनको स्वतंत्र राज्य का प्रभार दे दिया जाए। परंतु हुमायूं के यह समझ में आ गया था कि इनको स्वतंत्र राज्य देते ही उसकी समस्याएं लगातार ही बढ़ने लगेंगी। अगर ये व्यक्ति जितने भी ये सुल्तान थे और मिर्ज़ा थे जो अफ़गानिस्तान से और उज़्बेकिस्तान से भारत आए थे और बाबर के सहयोगी के रूप में कार्य करा था, अगर वे अपनी स्वतंत्र राज्य बना लेते तो यह साम्राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो सकता था। ये सभी अमीर चाहते थे कि राज्य का बंटवारा कर दिया जाए, तो भाइयों को भी वे इसके लिए उकसा रहे थे और भाइयों के साथ साथ वे स्वयं के लिए भी अपने लिए भी राज्य की दावेदारी की पेशकश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में हुमायूं को अपने भाइयों से और साथ ही साथ उसको इन अमीरों से भी लड़ना पड़ रहा था। छठा कारण जो कि मुख्य है वह है हुमायूं का चरित्र। हुमायूं जैसा कि ज्ञात होता है कि हुमायूं को जिस प्रकार की स्थितियां मिली वह लगातार युद्ध ही करता रहा था और जो बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके जगह पे किसी और को जब गद्दी पर बैठा दिया था तो उसकी मानसिक स्थिति जो थी वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। दूसरा, जिस तरह का वातावरण उसके चारों ओर बनाया जा रहा था उससे शंका से वह घिर गया था और संदेहास्पद स्थिति में वह समस्याओं का समाधान करने में असफल हो गया था और उसके लिए यह कठिनाइयाँ और भी बढ़ गई थी। तीसरा, उसके स्वयं की क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता इतनी तीव्र नहीं थी, न ही अभी तक उसको परिस्थितियाँ ऐसी मिली थी कि वह किसी भी स्थिति में तुरंत अपना निर्णय लेके उसको क्रियान्वित करे। तो ऐसी स्थिति में हुमायूं अब किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक तरफ उसके भाइयों का प्यार उसके सामने था और दूसरी तरफ उसको इन मिर्ज़ाओं का विद्रोह भी नज़र आ रहा था, पर चूंकि वे
उसके साथ में रिश्तेदारी में बंधे हुए थे, तो ऐसी स्थिति में वह इनके विरुद्ध कदम भी नहीं उठा पा रहा था। तो उसकी चारित्रिक कमज़ोरी ने ही उसकी समस्याओं को और भी बढ़ा दिया था। तो इस वीडियो में हम उसकी आंतरिक समस्याओं की हमने बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं को जो बाह्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और जिसके फलस्वरूप वह अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में असफल रहा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।